इंदौर के रहने वाले 29 साल के राजा रघुवंशी की जिंदगी बेहद खुशी से चल रही थी। राजा, जो पेशे से एक ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन था, उसके पिता अशोक रघुवंशी उसके बिजनेस में मदद करते थे, तो वही राजा की मां उमा रघुवंशी हाउसवाइफ थी। राजा के और 3 भाई बहन थे, जहां सचिन रघुवंशी और विपिन रघुवंशी 2 भाई राजा के साथ ट्रांसपोर्ट बिजनेस संभाल रहे थे। वही अर्पित रघुवंशी और एक बहन सृष्टि रघुवंशी अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। इनकी जिंदगी खुशहाल चल रही थी। 11 मई 2025 को राजा के माता पिता ने राजा की शादी तय की थी। मंडप गेंदे के फूलों से सजा हुआ था और हॉल में शहनाई की गूंज थी। राजा की शादी 24 साल की सोनम से हो रही थी। राजा के लिए ये उसके सपनों का पूरा होना था। राजा एक संस्कारी लड़की से शादी करना चाहता था और सोनम वैसी ही लड़की थी। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। सभी बेहद खुश थे। शादी की रात राजा ने प्यार से एक खुशबूदार मोमबत्ती जलाई। वह बहुत खुश था। उसने सोनम की तरफ देखा और कहा, तो करें नई जिंदगी का आगाज। सोनम आईने के सामने बैठी थी। वो धीरे धीरे अपने झुमके उतार रही थी। उसने बिना राजा की तरफ देखे बेहद ठंडे लहजे में कहा, आज नहीं, मैं बहुत थक गई हूं। राजा ने भी मुस्कुराकर बात टाल दी, कोई बात नहीं, पूरी जिंदगी पड़ी है अभी। अगले कुछ दिन तक राजा पूरे रोमांटिक मूड में था। कभी वो सोनम के साथ मूवी जाने का प्लान बनाता, तो कभी आइसक्रीम खाने का, लेकिन सोनम हमेशा बचने की कोशिश करती थी। सोनम के पास हमेशा एक ही बहाना होता था कि मैं थक गई हूं, सिर दर्द है, कल देखते हैं। जब भी राजा उसके करीब जाने की कोशिश करता, सोनम उसे रोक देती। एक रात बहुत देर हो चुकी थी। राजा छत पर ऐसे ही टहलने गया तो उसने देखा कि सोनम छुपकर किसी से फोन पर बात कर रही है। राजा अचानक वहां पहुंच गया और सोनम से कहा कि यार, छत पर इतनी रात को क्या कर रही हो बेबी? सोनम घबरा गई, हड़बड़ाते हुए बोली, कुछ नहीं, मैं बस मां से बात कर रही थी। राजा को सोनम का बिहेवियर काफी अजीब लगा। वो सोचने लगा कि जब ऑफिस से मैं कॉल करूं तो मेरा फोन तक नहीं उठाती। राजा अंदर ही अंदर डिप्रेशन में जा रहा था। उसे लगने लगा था कि कहीं मैंने गलत लड़की से तो शादी नहीं कर ली। लेकिन फिर एक ही दिन में सब कुछ बदल गया। सोनम अचानक एक अलग ही रूप में राजा के सामने आई। वो शर्मा रही, राजा के लिए टिफिन बना के देती। राजा को यकीन हो गया कि अब उसकी बीवी उससे प्यार करने लगी है। दोनों के बीच प्यार बढ़ता जा रहा था। एक रात राजा ने पूछा कि तुम शुरुआत में मुझसे दूर क्यों जाती थी? तो सोनम ने कहा कि शुरू में मुझे टाइम लग रहा था चीजें समझने में, लेकिन अब मुझे आपसे प्यार होने लगा है। दूसरे दिन सुबह उसने राजा से कहा, सुनिए ना, मैं सोच रही थी पहले कामाख्या मंदिर चले। मैं वहां दर्शन के बाद ही हमारे रिश्ते की शुरुआत करना चाहती हूँ। राजा, जो इतने दिनों से प्यार के लिए तरस रहा था, एक पल में पिघल गया। उसने खुशी से कहा, मुझे तो पहले से ही पता था कि आप कितने संस्कारी हो, चलो चलते हैं। और आगे राजा ने कहा, वहीं नॉर्थ ईस्ट में हमारा हनीमून भी कर लेंगे। सोनम शादी के बाद के रीति रिवाजों के लिए अपने मायके गई। वहां से उसने गुवाहाटी और मेघालय की सारी बुकिंग्स कर ली। उसने अपना बैग भी वहीं से पैक कर लिया। 20 मई 2025 को सोनम अपना सामान लेकर अपने ससुराल आई। 21 मई की शाम गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में दर्शन करने के बाद वे 100 किलोमीटर दूर शिलोंग पहुंचे। दोनों रात को एक गेस्ट हाउस में रुकते हैं। राजा बहुत एक्साइटेड था। राजा कहता है, जानू कल ना मैं स्कूटर रेंट पे ले लूंगा, फिर मस्त शहर घूमेंगे। क्या बोलती हो? लेकिन सोनम अपने हनीमून पर भी फोन में ही घुसी हुई थी। थोड़ा छिड़कर राजा ने फिर पूछा, तुम हमेशा फोन में क्यों बिजी रहती हो? सोनम डर गई। उसने तुरंत फोन बैग में डाला और राजा के करीब आकर उसे यकीन दिलाते हुए बोली, बस घर से मैसेज आया था बेबी, अब मंदिर में पूजा हो गई है, शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं हम। 22 मई की सुबह शिलोंग से 50 किलोमीटर दूर सोहरा चेरापूंजी के लिए दोनों एक रेंटेड स्कूटर पर निकल पड़े। दोनों ने रास्ते में एक कैफे पर ब्रेक लिया। वहां सोनम वॉशरूम गई और किसी रहस्यमयी इंसान के साथ लगातार टेक्स्ट पर चैट करने लगी। ईस्ट खासी हिल्स के मौलाखिया गांव पहुंचकर उन्होंने अपना स्कूटर पार्क किया और एक लोकल गाइड की मदद से शिप्रा होम स्टे पहुंचे। यही वो जगह थी जहां उन्होंने अपनी रात बिताई। उन्होंने फैसला किया कि कल वो ट्रैक पर जाएंगे। 23 मई की सुबह में सोनम ट्रैक पर जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। इतनी एक्साइटेड कि उसने सुबह 5:30 बजे ही राजा को जगा दिया और कहा कि उठो ना, लेट हो जाएंगे तो मजा नहीं आएगा। बाहर निकलने की इतनी जल्दी थी कि सोनम अपनी अंगूठी और अपना मंगलसूत्र उसी कमरे में भूल गई। दोनों हाथ में हाथ डाले ट्रैक पर निकल पड़े। उन्हें रास्ता ठीक से पता नहीं था। तभी सोनम ने वहां खड़े 3 आदमियों से मदद मांगी। सोनम ने पूछा, ये रूट ब्रिज का रास्ता कहां से पड़ेगा? उन आदमियों में से एक ने कहा, बस यही ऊपर, हम भी वहीं जा रहे हैं। सोनम ने तुरंत कहा, तो आप ही हमारे साथ चलकर रास्ता दिखा दीजिए ना। और इस तरह वे 3 अजनबी इस हनीमून ट्रिप का हिस्सा बन गए। जब सभी चल रहे थे तभी सोनम के फोन पर उसकी सास का कॉल आता है। हाँ मम्मी जी, अभी चढ़ाई कर रहे हैं। उसकी सास कहती है कि आज तो उपवास होगा ना? मैं फलाहार बना रही थी तो याद आ गई तुम्हारी। सोनम ने जवाब दिया, हाँ उपवास रखा है। मैंने तो बोला उनको घूमने के चक्कर में अपनी गैरस थोड़ी तोड़ूंगी। सास ने प्यार से कहा, दूध लस्सी जो भी उपवास का सामान मिल रहा है वो खा लेना। सोनम कहती है, पहले ऊपर तो पहुंचे, जंगल में क्या कुछ मिलेगा।
बाप रे। इसके बाद उसकी सास कहती है कि अच्छा राजा से बात करा। सोनम अचानक ग्रुप से पीछे चलने लगी और अपने सास से कहने लगी, राजा आगे चल रहा है और यहाँ सिग्नल कम है मम्मी, ऊपर पहुंच के आराम से कॉल करती हूँ। और सोनम ने कॉल काट दिया। यही वो आखिरी पल था, राजा के माता पिता के लिए वो आखिरी कॉल था, जिसके बाद ये नया जोड़ा रहस्यमयी तरीके से गायब ही हो गया। उनका कोई नामो निशान नहीं मिला। इधर इंदौर में राजा के माता पिता, उसका भाई और उधर सोनम के परिवार वाले दोनों लगातार कॉल कर रहे थे, लेकिन हर बार एक ही आवाज, द नंबर यू आर कॉलिंग इज आउट ऑफ नेटवर्क कवरेज एरिया। उनके दिमाग में भयानक ख्याल आने लगे। ये सभी बेहद डर गए थे। वो सोचने लगे कि क्या उनका एक्सीडेंट हो गया, क्या उनका अपहरण हो गया या उनका मर्डर हो गया। इस हनीमून कपल के साथ आखिर क्या हुआ था। बिना एक पल बर्बाद किए सोनम और राजा के भाई इमरजेंसी फ्लाइट लेकर तुरंत शिलोंग पहुंच गए और सीधे पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन दर्ज की। लेकिन वहां उन्हें लोकल पुलिस से कोई खास मदद नहीं मिल पाई। भाइयों ने हार नहीं मानी। उन्होंने कपल की ट्रिप की फोटोज और गूगल मैप्स का इस्तेमाल करके सोहरा में उन लोकेशंस को खोजना शुरू किया जहां वे जा सकते थे। अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन से उन्होंने उस शख्स को ढूंढ निकाला जिसने राजा और सोनम को एक्टिवा किराए पर दी थी। वहीं दूसरी ओर एक लोकल गांव के मुखिया ने पुलिस को सूचना दी, सर एक स्कूटी पिछले 2-3 दिन से कैफे के बाहर लावारिस खड़ी है। अब मेघालय पुलिस हरकत में आई। भाइयों की मदद से पुलिस उस स्कूटी के मालिक तक पहुंची और उसने कंफर्म किया कि हाँ, ये स्कूटी मैंने ही रेंट पर दी थी, लेकिन मैं खुद उनसे संपर्क नहीं कर पा रहा हूँ। मैं खुद सोच रहा था कि ये दोनों मेरी स्कूटी लेकर कहाँ भाग गए। आखिरकार मेघालय पुलिस ने आधिकारिक तौर पर मिसिंग पर्सन का केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने लोकल लोगों से पूछताछ शुरू की और एक दुकान वाले ने बताया कि उन्होंने मुझसे पानी खरीदा था। वो हिंदी में बात कर रहे थे और यहाँ से वो इसके बाद ट्रैकिंग के लिए निकले थे। 26 मई को पुलिस ने गांव वालों के साथ मिलकर ट्रैक और झरनों के आसपास के घने जंगलों की खाक छानी, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। उन्हें गायब हुए 4 दिन बीत चुके थे। ये खबर अब मीडिया में आग की तरह फैल चुकी थी। राजा के भाई ने इंदौर के पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह से संपर्क किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक क्राइम ब्रांच डीसीपी को यह केस सौंपा गया। जांच के दौरान राजा के भाई ने बताया कि कपल के पास 10 लाख रुपए की ज्वेलरी थी, 2 आईफोन थे, सब स्विच ऑफ है। ये पक्का कोई क्राइम है। इस दबाव के बाद मेघालय में पुलिस ने भारी सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया, लेकिन अगले 3 दिनों तक हुई भयंकर बारिश ने सब कुछ रोक दिया। उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिला। 10 दिन बीत चुके थे। मीडिया में बवाल होने लगे, सवाल उठने लगे थे, क्या मेघालय पर्यटकों के लिए सुरक्षित है। तभी 2 जून को झरने के नीचे एक गहरी खाई में ड्रोन के कैमरे में कुछ नजर आया। पास जाके देखा तो पता चला कि ये किसी की लाश है। शाम 4 बजे तक उस खाई से उस लाश को बाहर निकाला गया। लाश को जब देखा तो वो बेहद बुरी तरह सड़ चुकी थी। वहां आसपास कुछ चीजें बिखरी पड़ी थी। एक औरत की सफेद शर्ट, पेंटाफोर्टी दवा का एक पत्ता, मोबाइल फोन की स्क्रीन का एक टुकड़ा, एक स्मार्ट वॉच और एक रेनकोट और वहीं पास में पड़ा था खून से सना हुआ एक धारदार हथियार। पुलिस को लगा कि ये शायद उनमें से किसी की बॉडी है जिसकी वो खोज कर रहे हैं, जिसके बाद पहचान के लिए राजा के परिवार वालों को बुलाया गया। चेहरा तो पहचानने लायक बचा नहीं था, लेकिन राजा के परिवार वालों ने उसके दाहिने हाथ पर बना हुआ एक खास टैटू देख लिया और जैसे ही उसकी मां ने देखा कि ये राजा है, वो जोर जोर से रोने लगी। राजा को इस हालत में देखकर राजा का परिवार पूरी तरह से टूट गया था। पुलिस को लगा कि शायद खाई में गिरने से राजा की मौत हुई है, लेकिन सवाल ये था कि उसकी पत्नी सोनम कहाँ थी, क्योंकि वहां सोनम नहीं मिली थी। वो अब भी गायब थी। पुलिस सोच में पड़ गई कि क्या वो खाई में गिर गई या कोई उसे उठा ले गया। 2 जून को राजा की लाश मिलने के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ कि राजा के सिर पर आगे और पीछे दोनों तरफ से बहुत जोर से वार किया गया था। ये बात पक्की हो गई कि राजा की जान खाई में गिरने से नहीं बल्कि उसे मारा गया था। इस कंफर्मेशन के बाद 40 अलग अलग लोकेशंस के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और सबसे बड़ी चीज, सोनम की कॉल डिटेल्स भी निकाली गई। कॉल रिकॉर्ड्स में एक नाम बार बार सामने आ रहा था, जो कि था संजय वर्मा। हनीमून पर होने के बावजूद सोनम ने इस रहस्यमयी संजय वर्मा से दर्जनों बार बात की थी। आखिर ये इंसान कौन था? 7 जून को इस केस में एक बड़ा सुराग मिला। अल्बर्ट डी नाम के एक लोकल टूरिस्ट गाइड पुलिस स्टेशन आता है और पुलिस को कहता है कि मैंने न्यूज में राजा और सोनम की फोटो पहचान ली। उसने पुलिस को बताया, मैंने उन्हें देखा था। वो लड़की बहुत चुपचाप थी और वो 3 आदमियों और राजा के पीछे पीछे चल रही थी। मुझे तभी कुछ गड़बड़ लगा था। गाइड अल्बर्ट ने यह भी बताया कि कुछ दिन पहले सोनम ने उसकी ट्रैकिंग सर्विस लेने से मना कर दिया था। पुलिस का शक अब उन 3 अजनबियों पर घूम चुकी थी जो ट्रैक पर कपल के साथ गए थे। और उसी दिन एक और चमत्कार हुआ। सोनम ने एक नए फोन में अपना सिम कार्ड डाला और सिर्फ कुछ पलों के लिए अपना डेटा ऑन किया, शायद कोई व्हाट्सएप मैसेज चेक करने के लिए। लेकिन पुलिस उसी ताक में बैठी थी। पुलिस ने बिना कोई देरी किए तुरंत ही लोकेशन ट्रेस की और जब पता लगाया तो वो लोकेशन शिलोंग या नेपाल की नहीं थी, बल्कि वो लोकेशन थी
सोनम के अपने होम टाउन इंदौर की। 8 जून को मध्य प्रदेश और मेघालय पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस को किसी तरह से उस रहस्यमयी संजय वर्मा का पता चल गया, जो एक सुनसान घर में अपने दोस्तों के साथ बैठा था। पुलिस ने तुरंत ही उसे धर दबोचा और उसके साथ साथ उसके जो दोस्त थे उन्हें भी पकड़ लिया। जब पुलिस ने उनकी शक्ल देखी तो वे हैरान रह गए। ये वही 3 लोग थे जो उस दिन ट्रैक पर राजा और सोनम के साथ अजनबी बनकर चल रहे थे। उन सभी को राजा के मर्डर के चार्ज में अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन सोनम वहां नहीं थी। उसका अभी भी पता नहीं चला था। कहानी अब इंदौर से निकलकर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर पहुंच चुकी थी। 9 जून रात के 1 बजे चेहरा ढके हुए एक 24 साल की लड़की एक हाईवे ढाबे पर पहुंचती है और वहां मौजूद ढाबे वाले से कहती है कि भैया प्लीज एक फोन करना है। जैसे ही वो फोन पर बात करना शुरू करती है, वो फूट फूट कर रोने लगती है और अपने पिता से कहती है, पापा मैं यहां हूं, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मेरी मदद करो। ये कहकर उसने फोन वापस ढाबे वाले को दे दिया। फोन पर पिता उस ढाबे वाले से कहते हैं कि प्लीज उसे सुरक्षित रखने के लिए पास के पुलिस स्टेशन में संपर्क करें। पुलिस को आने में देर नहीं लगी, वो तुरंत ही वहां पहुंच गई। थकी हुई और डरी हुई उस लड़की को मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया और वहां वुमेन असिस्टेंस सेंटर में यह कंफर्म हो गया, ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही मेघालय हनीमून वाली सोनम थी। जब मेघालय में एसआईटी ने अरेस्ट हुए संजय वर्मा और उसके 3 दोस्तों से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने टूटकर जो कहानी बताई उसने पुलिस के होश उड़ा दिए। उन्होंने कहा कि सोनम एक बहुत ही रूढ़िवादी परिवार में पली बड़ी थी, जहां उसके सपनों का गला घोंट दिया गया था। वो एमबीए करना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने कहा लड़की हो, दायरे में रहो, जैसे हम बोले वैसे करो। उसने सब कुछ मान लिया और परिवार की मर्जी के मुताबिक अपने खानदानी लकड़ी के बिजनेस में काम करने लगी। लेकिन परिवार से छुपकर वहां उसे किसी से प्यार हो गया। उसका नाम था राज कुशवाहा। राज उसी टिम्बर बिजनेस में एक अकाउंटेंट के तौर पर काम करता था और वो भी दूसरी जाति का था। सोनम ने जब अपने घर पर राज से शादी करने की इच्छा जताई, तब उसकी मां ने उसे बुरी तरह डांट दिया और कहा कि परिवार का नाम मिट्टी में मिलाएगी, मुंह काला कराएगी, तेरे पापा को दिल की बीमारी है, मर जाएंगे वो। इसलिए उसके माता पिता ने उसकी अरेंज मैरिज करने का तय किया और उसके पिता ने उसे पति के रूप में राजा रघुवंशी को चुनने के लिए कहा। तो सोनम के पास कोई चारा नहीं था और सिर्फ अपने परिवार की खुशी के लिए उसने अपने प्यार की कुर्बानी दे दी। लेकिन शादी के बाद भी सोनम का प्यार खत्म नहीं हुआ और वो चुपके चुपके राज से मिलती रही। दोनों को एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी बितानी थी। जिसके बाद राज ने प्लान बनाया और सोनम से कहा कि डर मत बेबी, तेरे हनीमून पर हम तेरी फेक मौत का ड्रामा करेंगे। सोनम ने पूछा क्या ये क्या फिल्मी आइडिया है? राज मुस्कुराया और उसने कहा एकदम ढाकड़ आइडिया है। देख, हम तेरी फेक बॉडी को डुबा देंगे, फिर तू दुनिया के लिए खत्म हो जाएगी, जिसके बाद तू सिर्फ मेरी हो जाएगी। उस समय सोनम ने उसे इस प्लान के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन शादी के बाद जब सोनम रस्मों के लिए वापस अपने मायके आई तो वो और उसका प्रेमी राज फिर मिले। राज ने पूछा तू सीरियस है उस प्लान को लेकर? सोनम ने ठंडे दिमाग से कहा बिल्कुल सीरियस हूं। राज ने याद दिलाया, प्लान याद है ना? हम किसी अनजान को मार देंगे और उसकी बॉडी को जला देंगे ताकि सबको लगे कि वो तुम्हारी बॉडी है। इसके बाद जब वो राजा के पास आई, उसके बाद ही नई नवेली दुल्हन का अचानक राजा के लिए प्यार जताना, हनीमून के लिए जिद करना, वो सब बस एक खौफनाक ड्रामा था। और हनीमून के दौरान वो लगातार फोन पर जिससे बात कर रही थी वो कोई और नहीं, उसका लवर राज था। राज ने ही सोनम के फोन में अपना नंबर संजय वर्मा के नाम से सेव किया था। उसी ने अपने 3 दोस्तों को पैसों और मोबाइल फोन्स का लालच देकर इस साजिश में शामिल किया था। जब राजा और सोनम मेघालय पहुंचे तो राज यानी वही संजय वर्मा और उसके 3 दोस्त भी वहां एक दूसरे होमस्टे में छुपकर रुके हुए थे। ट्रिप के दौरान हर पल सोनम उन्हें राजा और उसकी लोकेशन दे रही थी, जिसके बाद उन 3 दोस्तों ने लोकल मार्केट से हथियार खरीद लिए थे। यही वजह थी कि सोनम सुबह 5:30 बजे ट्रैक पर जाने के लिए इतनी एक्साइटेड थी। उसने जानबूझकर उन 3 लोगों को रास्ता दिखाने के बहाने साथ लिया। लेकिन प्लान में एक भयानक बदलाव आ चुका था। 2 रात पहले फोन पर राज ने सोनम से कहा था रास्ते के कांटे को ही हटा देते हैं, यानी किसी अनजान की लाश नहीं बल्कि राजा की ही जान लेने का प्लान बनाया गया। और जब राजा ने पीछे मुड़कर सोनम से कहा बेबी हाथ पकड़ लूं, तभी राज के एक दोस्त ने पूरी ताकत से राजा के सिर के पीछे वार किया। दूसरे ने उसके चेहरे पर वार किया। राजा की वहीं तड़पकर मौत हो गई, जिसके बाद उन दरिंदों ने उसकी लाश को झरने के पास उसी गहरी खाई में फेंक दिया और बिहार के रास्ते इंदौर वापस लौट गए। सोनम मावदुग से लोकल टैक्सी लेकर शिलोंग गई, फिर टूरिस्ट कैब से गुवाहाटी पहुंची। पुलिस की ट्रैकिंग से बचने के लिए उसने फ्लाइट नहीं ली थी, बल्कि उसने कई ट्रेनें बदलकर इंदौर पहुंची। रास्ते में उसने अपना पुराना फोन भी तोड़कर फेंक दिया। इसके बाद वो अपने घर नहीं गई, बल्कि एक रेंटेड फ्लैट में रहने लगी और वहां अपने प्रेमी राज से मिलने पहुंची। ये दोनों, राज और वो नई नवेली दुल्हन, अपने ही पति राजा के मर्डर के मास्टरमाइंड थे। अगले 13 दिनों तक
ये दोनों इंदौर में ही छुपे रहे, जबकि मेघालय में पुलिस सोनम और राजा को तलाश रही थी और दोनों परिवार खून के आंसू रो रहे थे। 8 जून 2025 की सुबह 4:10 पर सोनम बुर्का पहनकर अपने इंदौर के ठिकाने से एक कैब में निकली। दोनों ने प्लान बनाया कि एक साथ रहेंगे तो पकड़े जा सकते हैं, इसीलिए दोनों अलग अलग शहरों में रहने लगे जब तक कि मामला शांत न हो जाए। लेकिन इन नौसिखियों को नहीं पता था कि आज के डिजिटल दौर में आपके फुटप्रिंट्स आसानी से ट्रैक किए जा सकते हैं। अगले कुछ ही घंटों में उसी दिन पुलिस ने राज और उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। रास्ते में सोनम राज को कॉल करती है, लेकिन हैरान थी कि उसका फोन राज को क्यों नहीं लग रहा है। तभी राज के किसी दोस्त ने उसे खबर दी कि भाभी, राज पकड़ा गया है, सब पकड़े गए हैं, भागने का कोई रास्ता ना देख और अपना सारा सपोर्ट सिस्टम टूटता देख। सोनम के पास कोई चारा नहीं बचा, इसीलिए उसने ढाबा वाले से फोन लेकर अपने पिता को कॉल किया था, जिसके बाद पुलिस आने के बाद उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया। सोनम से पूछताछ के बाद पुलिस ने इंदौर के एक नाले के पास से एक पिस्तौल और 2 मैगजीन भी बरामद की। ये पिस्तौल राज की थी, जिसे उसने बैकअप प्लान के तौर पर रखा था कि अगर उसके दोस्त राजा को मारने में फेल हो जाते तो वो गोली मार के उसकी हत्या कर देता। आज सभी मुजरिम पुलिस की गिरफ्त में है। दोस्तों, अगर सोनम के पिता ने उसकी और राज की मोहब्बत को स्वीकार कर लिया होता तो शायद आज ये झूठ और खून का खेल नहीं खेला जाता। लेकिन दूसरी तरफ सोनम और राज के पास राजा को मारने के अलावा भी कई रास्ते थे। वे भाग सकते थे, सच बोल सकते थे। राजा की इसमें कोई गलती नहीं थी, उसने तो सिर्फ अपनी पत्नी से सच्चा प्यार किया था। दोस्तों, प्यार, धोखा और समाज की इस खौफनाक कहानी पर आपकी क्या राय है? क्या सिर्फ समाज के डर से किसी बेगुनाह की जान लेना सही है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये इन्वेस्टिगेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।